हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं साइंस का एमसीक्यू लेकर आया हूं, जिसमें आज मैं पाचन तंत्र से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करूंगा एवं उससे संबंधित इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तथा मैंने इस वीडियो में ऐसे क्वेश्चन डाले हुए हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। अतः इस वीडियो को ज़रूर देखें, आप लोगों के लिए, सभी एग्जामों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाचन किस प्रकार की क्रिया है? पाचन एक अपचय क्रिया है। पाचन किस प्रकार की क्रिया है? पाचन एक अपचय क्रिया है, मतलब कैटाबॉलिज्म। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिज्म क्रियाएं होती हैं। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की उपापचय क्रियाएं होती हैं। उपापचय क्रियाएं एक प्रकार की जैव रासायनिक क्रिया हैं। ये उपापचय क्रियाएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है अपचय, एक होती है उपचय। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। अब अपचय क्या है? अपचय को समझते हैं। अपचय जटिल अणुओं को, जैसे समझते हैं ये है बड़े बड़े अणु, मतलब जटिल अणु। मान लेते स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना, यानी सरल अणुओं में बदलना। पॉलीसेकेराइड को मोनोसेकेराइड में बदलना ही अपचय कहलाता है। अपचय मतलब जटिल अणुओं को सरल अणुओं में बदलना ही अपचय है। उपचय देख लेते हैं। उपचय क्या है? सरल अणुओं को जटिल अणुओं में बदलना उपचय क्रिया है। जैसे प्रकाश संश्लेषण एक उपचय क्रिया है। श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र आदि एक अपचय क्रिया है। अब पाचन क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में होती है। पाचन क्रिया एंजाइम की उपस्थिति में। एंजाइम एक प्रकार की प्रोटीन होती है। पाचन क्रिया एंजाइम की अनुपस्थिति में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि पाचन क्रिया एक प्रकार की रासायनिक क्रिया है जिसमें एंजाइम की उपस्थिति बहुत ही जरूरी है। अब एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम वे पदार्थ होते हैं जो कि अपनी उपस्थिति में एक क्रिया में भाग नहीं लेते, अपनी उपस्थिति में क्रिया को संपन्न करा देते हैं, उन्हें एंजाइम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी लाल ग्रंथि पैरोटिड ग्रंथि है। मानव में 3 जोड़ी लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। फर्स्ट पैरोटिड है, सेकंड सबमैंडिबल एवं सबमैक्सिला, थर्ड सबलिंगुअल। पैरोटिड कहाँ पर पाई जाती है? ए गर्दन के यहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर शीत के कारण गिलसुआ होते हैं वो चिपकाते हैं अपन, वहीं पर इस पैरोटिड ग्रंथियाँ पाई जाती है। जीभ के नीचे पाई जाती है सबलिंगुअल, तथा जबड़े के यहाँ पर पाई जाती है सबमैंडिबल, सबलिंगुअल। अब मैंडिबल की बात आई तो मैंडिबल मानव की सबसे मजबूत हड्डी है। मानव की सबसे मजबूत हड्डी क्या है? मानव की सबसे मजबूत हड्डी मैंडिबल है। मानव में लाल ग्रंथियाँ कितनी? 3 जोड़ी होती हैं। पैरोटिड, सबमैंडिबल सबमैक्सिला एवं सबलिंगुअल, जी एक ही है, सबमैंडिबल सबमैक्सिला। अब लार का पीएच मान कितना होता है? लार का पीएच मान भोजन करने से पहले 7.4 होता है और भोजन करने के बाद 5.8 हो जाता है। इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर 2 का भाग करते हैं, जिससे एवरेज पीएच मान आता है। एवरेज पीएच मान कितना होता है लार का? 6.6, जो कि हल्का अम्लीय होता है। लार का पीएच मान कितना हो जाता है? 6.6 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा अम्ल मानव की पाचन क्रिया में भाग लेता है? तो इसका राइट आंसर है HCl। HCl मानव की पाचन क्रिया में भाग लेता है। अब HCl आहार नाल के किस भाग में पाया जाता है? अमाशय में पाया जाता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है तथा इसकी अधिकता होने पर एसिडिटी भी हो जाती है। एसिडिटी हो जाती है तो इसको कम भी तो करना है। इसको एसिडिटी को कम कैसे करेंगे? एसिडिटी को कम करने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, MgOH का होल ट्वाइस।
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं। एसिडिटी को कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। अब HCl का pH मान कितना होता है? HCl का pH मान 1.3 से 1.5 तक होता है, 1.5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है इलियम। इलियम एम बनना है यहाँ पर, इलियम। इलियम आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे इस टाइप के दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर इलियम ना होकर छोटी आंत दे देते हैं, तो इसका राइट आंसर छोटी आंत होता है। अब छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, डेडुनम, जैजुनम एवं इलियम। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे अधिक पाचन कहाँ पर होता है? इलियम में होता है। इलियम छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग है और आहार नाल का भी सबसे बड़ा भाग है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? इलियम। कई लोग यकृत लगा देते। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट पॉइंट की जान। छोटी आंत आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं जिसमें इलियम सबसे बड़ा भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मनुष्य की पाचन नली यानी आहार नाल की लंबाई कितनी फीट होती है? तो इसका राइट आंसर है 32 फीट होती है। अब आहार नाल की होती है 32 फीट। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है ये भी पूछ लेते। छोटी आंत की लंबाई होती है 6.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हेपेटिक सेल। हेपेटिक सेल यकृत की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। हेपेटिक सेल से पित्तरस का स्रावण होता है। अब पित्तरस का स्रावण हेपेटिक सेल से होता है, तो इसका संचय कहाँ पर होता है? इसका संचय पित्ताशय में होता है। पित्तरस का संचय पित्ताशय में होता है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ये क्वेश्चन भी आता है, ऐसी कौन सी ग्रंथि है जहां पर एंजाइम नहीं पाए जाते? यकृत में कोई भी एंजाइम नहीं पाए जाते। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। यकृत शरीर का सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि। यकृत की हेपेटिक सेल से पित्तरस का स्रावण होता है। पित्तरस वसा का पाशीकरण करता है। पाशीकरण क्या होता है? वसा के बड़े बड़े अणुओं को, जिनका पाचन नहीं होता, इनको छोटे छोटे अणुओं में चेंज करता है। यह क्रिया पाशीकरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीभ के किस भाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है? तो इसका राइट आंसर है अग्रभाग से। अब अग्रभाग से मीठे स्वाद का अनुभव होता है। अग्रभाग से मीठ के स्वाद का अनुभव होता है, तो सभी भागों के स्वाद को समझ लेते हैं अपन। अब जैसे ये है जीभ, फिगर से समझते। इसका अग्रभाग से मीठे का अनुभव होता है। पश्च भाग से कड़वे का अनुभव होता है। मध्य पार्श्व भाग से खट्टे का अनुभव होता है और अग्र पार्श्व भाग से नमकीन यानी साल्टी अनुभव होता है। हमारी जीभ में मिर्च और तीखे का कोई स्वाद नहीं होता है। मिर्च और तीखे यानी मसाले का कोई भी स्वाद नहीं होता है हमारी जीभ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बच्चों में कितने दांत होते हैं? यहाँ पर बच्चों की जगह वयस्क होना है। वयस्कों में कितने दांत होते हैं? वयस्कों में इसका राइट आंसर है 32 दांत होते हैं। बच्चों में दूध दांत कितने होते हैं? 20 होते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है, बच्चों के में दूध के दांत कितने होते हैं? इसका राइट आंसर है 20। अब दांत की बात आई। अब दंत कई बार आता है, दंत सूत्र बताइए। वयस्कों का दंत सूत्र क्या है? ICPM करके आया था। ICPM
ICPM। ICPM का मतलब इंसीजर, C का कैनाइन, P का प्रीमोलर और M का मोलर। इंसीजर की संख्या कितनी होती है वयस्कों में? वयस्कों में इंसीजर की संख्या कितनी होती है? वयस्कों में इंसीजर की संख्या होती है 2 और कैनाइन की संख्या कितनी होती है 1। प्रीमोलर की संख्या कितनी होती है 2। मोलर की संख्या कितनी होती है 3। एक साइड की बोल रहा हूँ, जो एक साइड के ऊपर का दांत है, जैसे बीच वाला जो है ऊपर का, समझ लेते हैं, फिगर से समझ लेते हैं। जैसे जे है ऊपर का जबड़ा, यहाँ से जी लाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 2 1 2 3। इसी तरह इस साइड भी होगा 2 1 2 3। नीचे भी इस साइड इसी तरह होगा, नीचे भी इसी तरह होगा। अतः इसका सूत्र क्या होता है 2 1 2 3 2 1 2 3 इंटू 2 2 1 2 3 मतलब 8 8। इन दोनों को प्लस करते हैं 16 इंटू 2 बराबर 32। वयस्कों में कितनी होती है 32। अब बच्चों में दंड सूत्र क्या होता है 2 1 0 2 2 1 0 2। 5 5 दूनी 10 10 इंटू 2 बराबर 20 होता है। ये दंड सूत्र देख लिया अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। अब एक क्वेश्चन और देख लेते। दांतों का सबसे मजबूत भाग क्या कहलाता है जो चमकता है? इनेमल दांतों का सबसे मजबूत, यानी शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ क्या है? एक क्वेश्चन आता है, शरीर का सबसे मजबूत पदार्थ है इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टायलिन एंजाइम कहाँ पर पाया जाता है? टायलिन एंजाइम मुख में पाया जाता है। ये क्वेश्चन देख लेते हैं। मुख में एक लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है जो कीटाणुओं को मारता है। कीटाणुओं को कौन मारता है? लाइसोजाइम एंजाइम। मुख के अलावा आँख में भी पाया जाता है और नाक में भी पाया जाता है, जो कीटाणुओं को मारता है। टायलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अब टायलिन एंजाइम को कहा जाता है, टायलिन एंजाइम इसे सेलाइवा एमाइल, अब टायलिन एंजाइम का दूसरा नाम भी है, इसे सेलाइवा एमाइलेज एंजाइम भी कहा जाता है। यह क्षारीय माध्यम में तथा हल्के अम्लीय माध्यम में काम करता है। अब छोटी आंत में भी एक कीटाणुओं को मारने के लिए पियर्स पेंचेस पाए जाते हैं तथा छोटी आंत में रसांकुर भी पाए जाते हैं, जहाँ भोजन का संपूर्ण पाचन होने के बाद भोजन रक्त में प्रवेश करता है और रक्त के साथ यह माइटोकॉन्ड्रिया में जाता है, जहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ एनर्जी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आहार नाल के किस भाग में पोषण का पाचन नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर है बड़ी आंत में। बड़ी आंत में भोजन का पाचन नहीं होता है, यहाँ पर जल का अवशोषण होता है। अब हम पाचन क्रिया को एक बार डिटेल से सुन लेते हैं। मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले भोजन को अपने मुँह में आया, भोजन को दांतों से कुतरा, यहाँ पर भोजन का भौतिक पाचन होता है। ये क्वेश्चन आता है आहार नाल के कौन से भाग में भौतिक और रासायनिक दोनों प्रकार की क्रियाएं होती हैं? तो यह मुख में होती है। कैसे होती है? दांतों द्वारा भोजन को चबाया जिससे भौतिक पाचन हुआ, और जीभ में आए लार ग्रंथि से एंजाइम मिले इसमें, तो इसका रासायनिक पाचन हुआ। अब रासायनिक पाचन के बाद यह कहाँ पर आया भोजन? यह आया ग्रिसनी एक भोजन एवं वायु का एक समान माध्यम है। यहाँ पर भोजन का कोई पाचन नहीं होता। ग्रिसनी के बाद आया ग्रास नली में। ग्रास नली में भोजन सीधे नहीं जाता, ग्रास नली में भोजन एक क्रमानुकुंचन गति करते हुए, एक क्वेश्चन भी आता है ग्रास नली में भोजन किस प्रकार गति करता है? तो इसका राइट आंसर है
क्रमानुकुंचन गति। अब ग्रास नली से भोजन अमाशय में आता है। अमाशय से भोजन अमाशय में भोजन 4 से 5 घंटे तक रुकता है और यहाँ पर भोजन का पाचन होता है। फिर भोजन पाचन अमाशय से कहाँ पर आता है? अमाशय में एक और जठर ग्रंथि कहाँ पर पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर है जठर ग्रंथि अमाशय में पाई जाती है। अमाशय की एक दीवार होती है जिसे म्यूकोसा कहा जाता है। यहाँ पर जठर ग्रंथि पाई जाती है जहाँ से जठर रस निकलता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के एंजाइम होते हैं। अब अमाशय से छोटी आंत में आया भोजन। अब छोटी आंत में भोजन उसे लुगदी कहा जाता है। भोजन लुगदी के रूप में परिवर्तन हो जाता है। अब छोटी आंत में भोजन अग्नाशय रस आता है और पित्तरस मिलता है यहीं पर। और अमाशय में भोजन अम्लीय था। अब छोटी आंत में यानी छोटी आंत के गृहिणी में आने पर पित्तरस के मिल जाने से भोजन क्षारीय परिवर्तित हो जाता है। अब गृहिणी से आया जेजुनम में गया। जेजुनम में भोजन का कोई पाचन नहीं होता। जेजुनम से इलियम में ऐसे विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का संपूर्ण पाचन करते हैं और छोटी आंत में छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं जिससे भोजन रक्त में चला जाता है और रक्त से माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा का उत्पादन होता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। आज हमने पाचन तंत्र के बारे में देखा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें एवं कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आई कि नहीं आई। प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें। थैंक्स।